चित्रा जी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थीं। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुंच चुकी थीं जहां पर अब सिवाय उनके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्द ही वो अपनी नौकरी से रिटायर हुईं और अपनी इस गवर्नमेंट की नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपने आगे की ज़िंदगी अपने घर में गुजारने लगीं। चित्रा जी बड़ी सादा और नर्म स्वभाव की मालिक थीं, जबकि वहीं दूसरी तरफ उनके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़े ही इज्जत से पुकारा करते। औलाद ना होने की कमी उन्हें अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन चित्रा जी अपने पति से कहने लगी कि क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता ना चला, वहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों को अपना बच्चा ही समझकर उन पर ध्यान देती, ले मेहनत करती। मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार बार पास्ट को याद करती हूँ तो एक टीस सी उठती है कि काश मैं वो गलती ना करती तो आज मेरी भी कोई औलाद होती। यूँ इस उम्र में मैं बच्चे के लिए तरस ना रही होती, बल्कि अब तक तो भगवान हमें पोते पोतियों की खुशी भी दिखा दे चुका होता। हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही होती। चित्रा जी ने जब अपने पति वीरेंद्र सिंह से ये बात की तो वह गहरी सांस लेकर रह गए। मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने के बाद कहने लगे कि तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कुछ सोचा है वैसा ही होता। आज से कई साल पहले जब चित्रा जी और वीरेंद्र सिंह की शादी को 1 साल हुआ था तो चित्रा जी प्रेग्नेंट हुई थीं। कुछ महीने बाद उन्हें खबर मिली कि वो एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बाद भी वो कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल गईं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। वीरेंद्र जी ने उन्हें उस दिन छुट्टी करने को कहा था, मगर उन्होंने कॉलेज जाने को ही अहमियत दी और फिर उनके साथ ये हादसा हो गया। उनकी जान तो बच चुकी थी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती थीं। खैर, वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस लेते हुए चित्रा जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है ये हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद ज़रूर देता। क्या खबर कि वही औलाद बड़ी होकर हमें इतने ही दुख और तकलीफ देती। तभी भगवान ने हमें औलाद ही ना दी। ये बात सुनकर चित्रा जी चुप हो चुकी थीं। जिंदगी के कुछ साल ही वो वीरेंद्र जी के साथ गुजार पाई थीं कि जब एक दिन वीरेंद्र जी के दिमाग पर लकवे का अटैक आया। चित्रा जी अकेली थीं। आधी रात को पति की बिगड़ती हुई हालत देखकर वो परेशान हो गईं। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि रात के इस वक्त वो किसको आवाज़ दें, किसको बुलाएं, कौन आकर उनकी इस वक्त मदद करे। यही वक्त था जब उन्हें अपनी औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस जब तक आई और वीरेंद्र जी को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरेंद्र जी मर चुके थे। यह खबर किसी पहाड़ की तरह चित्रा जी पर गिरी थी। वो दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वो सेल्फ सफिशिएंट औरत थी, मगर यूं इस उम्र में उनके पति का इस तरह छोड़ जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे था। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी और दूर दराज के रिश्तेदार उन्हें उनके यहाँ आकर उन्हें सब्र का कहते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी कहा कि चित्रा जी आप हमारे साथ हमारे घर रह लें, मगर चित्रा जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। ये सब कुछ उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूँगी। धीरे धीरे एक बार फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे, जबकि चित्रा जी अपने घर में अकेली रह गई थीं। सारा सारा दिन घर में बैठ बैठकर घर उनको काटने को दौड़ता। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं, मगर घर बैठकर वो खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहती। अगले दिन चित्रा जी ने सोचा कि वो घर के पास ही मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला रहे। अगले दिन उन्होंने ये सोचा, मगर जब उन्होंने चित्रा जी की योग्यता देखी तो कहने लगे कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारी दूसरी ब्रांच में पढ़ाएं। आपके पास जितनी विद्या है हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। चित्रा जी को भी आपत्ति ना थी। वो स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पर था, मगर उनके पास अपनी गाड़ी थी, वो खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए रोज़ाना का 50 मिनट का सफ़र तय करके वो स्कूल में आने जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा। मगर जब एक दिन जुलाई की तपती दोपहर में वो बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की तरफ आ रही थीं कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने एक झटके से गाड़ी को रोका था। जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर की हवा बिल्कुल ही निकल चुकी थी। आसपास नजर दौड़ाई तो ये एक वीरान सा इलाका था। आसपास रेतीली जमीन थी, दूर दूर चट्टान थी और मिट्टी के टीले बने हुए थे। इस जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई सायादार पेड़ भी नहीं था। पेड़ के पत्ते तक झुलसकर पीले पड़ चुके थे। यहाँ तक वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थीं।
चित्रा जी तो परेशान होकर रह गईं। आसपास नजर दौड़ाई तो अनगिनत गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। चित्रा जी ने उन्हीं से मदद लेने का सोचा। अपनी गाड़ी को वो एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर चुकी थी। फिर हाथ के इशारे से लोगों को रोकने लगी, मगर हर कोई बड़ी स्पीड से उनको अनदेखा करते हुए वहां से गुजर जाता। कोई भी चित्रा जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने अपने कामों में और अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में बिजी थे। ये देखकर चित्रा जी काफी परेशान हो गई थी। कभी गाड़ी में आकर बैठती, कभी फिर गाड़ी से बाहर निकल आती, क्योंकि ये तपती हुई धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी। ऊपर से उनकी उम्र भी काफी ज्यादा थी। आखिर वो इतनी तेज धूप और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थीं। काफी नाजुक मिजाज थीं। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका था। धूप थी कि जान लेने को थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए हांफती हुई चित्रा जी गाड़ी से उतरी और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहां पर दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। टैक्सी काफी पुरानी थी। बोनट पर जंग लगा हुआ था। टूटा हुआ फ्रंट शीशा देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह टैक्सी काफी पुरानी है। पहले तो वो टैक्सी बड़ी ही तेजी से वहां से गुजरकर जा रही थी, मगर जब चित्रा जी को वहां पर खड़े देखा तो वो टैक्सी वापस रिवर्स आई और चित्रा जी के पास खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। उसने जब चित्रा जी को खड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। चित्रा जी के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से तमतमा रहा था। धूप की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। उस लड़के ने चित्रा जी को देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, कोई मसला है? चित्रा जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मुझ में इतनी ही ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछो तो आज से पहले मैंने ये काम कभी किया ही नहीं, और ना ही आज से पहले मेरे साथ ऐसा कोई मसला हुआ है, वरना मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि आप चिंता मत करें मैडम, मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। पानी भी वहां पर पड़ा है, चिंता मत कीजिएगा, वो झूठा नहीं है। आप पानी पिए, साय में बैठे, मैं तब तक आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूँ। चित्रा जी ने उस लड़के की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ठंडे पानी की बोतल मौजूद थी। जरूर ये लड़का अपने घर से ही लाया था। ठंडा पानी पीकर तो जैसे एक पल को चित्रा जी को सुकून सा मिला था। पानी पीकर जिस्म में जैसे जान सी आ चुकी थी। उन्होंने एक नज़र सामने लड़के पर डाली जो इतनी तेज धूप में सड़क के किनारे उनकी गाड़ी का टायर लगा रहा था। वहां पर और भी तो लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ सोचते हुए चित्रा जी ने अपने पर्स में देखा तो उस वक्त उनके पास 20,000 मौजूद थे। चित्रा जी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी, क्यों ना इनमें से मैं 10,000 बतौर इनाम इस लड़के को दे दूं। देखने में तो वो काफी गरीब मालूम होता है। उसके कपड़े और हुलिये से साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक गरीब घराने से संबंध रखता है। क्यों ना ये मदद कर दी जाए और इनाम के तौर पर उसे दे दिया जाए। चित्रा जी सोचने लगी। उन्होंने 10,000 अलग करके रख दिए और फिर जैसे वो लड़का गाड़ी का टायर चेंज करके आया तो चित्रा जी उसकी गाड़ी से उतरी। लड़का कहने लगा कि मैडम, आपकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया है, आप बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर जाएं। सुनकर चित्रा जी ने उसका धन्यवाद किया और फिर अपने पास मौजूद 10,000 रुपये उसकी तरफ बढ़ाए। वो पैसे देखकर एक पल को एक लड़का हैरान हुआ था। कहने लगा कि ये पैसे किस लिए? चित्रा जी कहने लगी, यहाँ पर इतने लोग गुजरे, मगर एक तुम थे जिसने मेरी इतनी मदद की, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही काफ़ी है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वो भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और आप वो पहली नहीं है जिसकी मैंने यूँ मदद की है। यकीन मानिए, उन्होंने भी ऐसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए थे। मगर मैं किसी से भी अपने इस पुण्य का बदला नहीं लेता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला गया। चित्रा जी तो प्रभावित हुए बगैर न रह सकें। इतने अच्छे आचरण वाला इंसान उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। वो गहरी सांस लेकर रह गईं कि जरूर इस लड़के की परवरिश करने वाली माँ बड़ी ही नेक और बड़े दिल वाली होगी। चित्रा जी दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आईं। वो घर में आकर आराम करने के लिए कमरे में लेट चुकी थी, मगर बार बार उस लड़के के ही शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उनसे कह रहा था कि मैं बगैर लालच के लोगों की मदद करता हूँ और इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। ये सुनकर चित्रा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। उनका दिल भी चाहा कि वो भी ऐसे ही पुण्य करे। अरे, इस लड़के ने तो उनसे वो पैसे भी नहीं लिए, यहाँ तक कि चित्रा जी उसे जबरदस्ती देना चाहती थी, मगर उसने लेने से ही मना कर दिया और वहां से चला गया। ये सोचकर चित्रा जी मुस्कुराई थी।
अगले दिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी तो बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक स्टाफ रूम से शोर की आवाज़ आने लगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ रही थी। चित्रा जी के पढ़ाने में डिस्टर्ब हुआ तो वो कुछ सोचते हुए क्लासरूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो वाइस प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए चित्रा जी चलते चलते उनके पास आ गई और कहने लगी, मैडम क्या बात है, क्या हो रहा है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बहुत गुस्से से कहने लगी कि देखिए ना मिस चित्रा, ये लड़की पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझा चुकी हूँ कि हमें किसी भी तरह के वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले ही वर्कर्स बहुत मौजूद हैं, मगर ये बार बार जिद कर रही है कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस ज़बान में समझाऊं कि हमें और वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखे। वाइस प्रिंसिपल की ये बात सुनकर चित्रा जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तो जैसे शर्मिंदगी और आंसू साफ देखकर चित्रा जी का दिल पसीज गया था। उस लड़की की उम्र 19 से 21 साल के बीच होगी। सांवले से रंग की लड़की थी, मगर नए नक्श तो बहुत ही सुंदर थे। बड़े से दुपट्टे से उसने खुद को ढाप रखा था, कपड़े भी ठीक ही पहन रखे थे। तभी चित्रा जी की नज़र उसके पेट की तरफ गई जो ज़रा बढ़ा हुआ था। दुपट्टा आगे की तरफ बावजूद महसूस हो रहा था कि जैसे वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट तो ज़रूर है। चित्रा जी इसको गौर से देख रही थी। तभी वाइस प्रिंसिपल ने उनसे कहने लगी कि अब देखिए, लड़की प्रेग्नेंट भी है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या बनेगा, बिला वजह हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा। मगर ये लड़की है कि समझने को तैयार ही नहीं है। और वाइस प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करती से पहले कि उस लड़की ने हाथ जोड़ दिए, माफ़ी मांगते हुए बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। वो लड़की अपनी आंखों में आए आंसू पोंछती हुई वहां से जाने लगी। मगर चित्रा जी के दिल में कुछ हुआ था। उन्हें एकदम ही वो लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद करने के लिए रुका था। उसने उनके साथ भलाई की थी, इसलिए चित्रा जी ने सोचा कि वो भी इस लड़की को ऐसे ही नहीं जाने देंगी, बल्कि उसकी मदद करेंगी। वह स्कूल से बाहर निकल गई थी। चित्रा जी फौरन उसके पीछे गई और उसे रोका। वो लड़की उनके पुकारने पर फौरन रुकी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कहने लगी कि जी मिस जी, क्या बात है। चित्रा जी ने उसी पल अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहने लगी कि इसमें मेरे घर का एड्रेस है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मगर तुम आज शाम मुझे मेरे घर पर मिलना। वो लड़की चित्रा जी का धन्यवाद करते हुए वहां से चली गई। चित्रा जी भी अंदर ही अंदर इत्मीनान में आ गई थीं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए लेट गईं। 5 तो कब के बज चुके थे, अब तो 6 बजे का वक्त था जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी दरवाज़ा खटखटा रही थी। चित्रा जी से कहने लगी कि कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। चित्रा जी पहले तो सोच में पड़ गई, मगर फिर जब उन्हें याद आया तो फौरन उन्होंने उस लड़की को लाउंज में लाने को कहा। वो लड़की लाउंज में आकर बैठ चुकी थी। अभी भी उसने दुपट्टा अपने ऊपर लपेट रखा था। चित्रा जी उसके सामने जाकर बैठी तो उसकी हालत देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। उसके लिए फलों का जूस मंगवाया, जिसे पीकर उस लड़की को कुछ ताकत मिली। उसका चेहरा खिल उठा था। फिर चित्रा जी ने उससे कहने लगी, कितने महीने की प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा पति क्या करता है जो इस हालत में तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है। यह सुनकर वो लड़की फौरन तब तड़प उठी थी। फौरन कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ मसले परेशानियां हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना बच्चे की जान का खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, मगर हम दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। अब पति जो भी कमाता है उसे वो उधार उतारते हैं, जो कि और 2-3 महीने का रह गया है। और बाकी मैं जहाँ नौकरी करती थी उन पैसों से अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी। मगर मेरी मालकिन ने बगैर किसी वजह से मुझे काम से निकाल दिया है और अब कोई भी मुझे कोई काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर चित्रा जी ने गहरी नज़र उस पर डाली। फिर कहने लगी कि इतना उधार है तुम लोगों पर। वो लड़की बताने लगी कि जी 50,000 रह गया है। सुनकर चित्रा जी ने गहरी सांस ली। फिर कहने लगी कि तुम खाना बना लेती हो। यह सुनकर उस लड़की ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। कहने लगी कि जी मैं खाना बड़ा ही अच्छा बनाती हूँ। मेरा पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हर काम बड़ा ही साफ सुथरा करती हूँ। ये सुनकर चित्रा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात का खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराई थी। उस दिन उसने चित्रा जी के लिए वेज बिरयानी बनाई, जो कि इस कदर स्वादिष्ट थी कि चित्रा जी ने पेट भर कर खाई। बाकी जो खाना बचा उन्होंने जाते हुए उस लड़की को पकड़ा दिया, जिसका नाम बिंदिया था। कहने लगी, ये खाना अपने लिए ले जाओ, खुद भी खाना और पति को भी देना। ये देखकर बिंदिया की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं।
भगवान आपको इसका फल देगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई और चित्रा जी दिल ही दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस कर रही थी। अगले ही दिन चित्रा जी ने अपनी एक लेडी दोस्त डॉक्टर से बात की, जिसका अपना गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक था। बड़े अच्छे केसेस हैंडल करती थी। उन्होंने बिंदिया के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस केस के सारे पैसे मैं पे करूंगी। अगले दिन जब बिंदिया आई तो चित्रा जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से ही अपनी डिलीवरी करवाना। उस क्लिनिक का नाम सुनकर वो कहने लगी कि नहीं नहीं मालकिन जी, ये तो बड़ी महंगी डॉक्टर है, लाखों रुपए ले लेंगी, मैं कहाँ से इतने पैसे भर पाऊंगी। मगर चित्रा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। ये सुनकर तो बिंदिया की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही हैं, मेरा तो आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, काम करते हुए भी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तो चित्रा जी मुस्कुराई और उन्हें एकदम ही उस लड़के की बात याद आई थी। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं भी एक दिन ऐसे ही बेबस और लाचार थी जब एक इंसान ने मेरी मदद की थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी इस बात को आगे बढ़ाऊं और ऐसे ही लोगों की मदद करूं। ये देखकर बिंदिया चित्रा जी को दुआएं देने लगी। उसे तो इस घर में काम भी बड़ा आसान करने को मिला था और तनख्वाह भी 10,000 मिल रही थी। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो चित्रा जी ने उसे अपनी दोस्त का ही पता दिया था। उसके क्लिनिक में ही बिंदिया ने एक बेटे को जन्म दिया जो कि बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त था। जब चित्रा जी ने बच्चे के जन्म की खबर सुनी तो वो मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वो खुद जाकर बिंदिया के बच्चे को देखेंगी। जब वो बिंदिया से मिलने के लिए अस्पताल गई तो एक पल को उनके कदम रुके थे, क्योंकि वहां पर वही पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिससे निकलने वाले नौजवान ने उनकी मदद की थी। जब वो अंदर पहुंची तो वही टैक्सी वाला लड़का उस बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था और सामने बिंदिया लेटी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। ये दृश्य देखकर तो जैसे खून की लहर चित्रा जी की नसों में तेज हो चुकी थी। ये तो वही लड़का था जिसने उनकी मदद की थी और यूं अनजाने में ही सही उन्होंने उसकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। चित्रा जी को देखकर बिंदिया फौरन बोल उठी, श्याम, यही वो औरत है जिनकी भलाई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्च खुद उठाया और मुझे नौकरी दी। श्याम ने जब सामने चित्रा जी को देखा तो उसकी आंखें एक पल को फटी की फटी रह गई थीं। वो तो हड़बड़ा सा गया था। उसकी भलाई का बदला उसे यूं मिलेगा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो उस चित्रा जी का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद तो जैसे चित्रा जी का यही काम सा बन गया। वो अपने पास आए हर मजबूर और बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपने आगे की जिंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजारने लगी। अंत में मैं बस यही कहना आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अपने आसपास लोगों को देखें कि कहीं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है तो लोगों की मदद ज़रूर करिए, भले पैसों से नहीं हाथ पैर से भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।